दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी की, जिसको हम आम भाषा में ताइवान कहते हैं। जब 2016 में हुए इलेक्शंस के बाद इस छोटे से आइलैंड नेशन पर साई इंग वेन की इंडिपेंडेंस फ्रेंडली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार बनी, तब से चाइना और ताइवान के बीच के रिलेशंस और खराब होने लगे। तभी से चाइना ने ताइवान को और भी ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया और हाल ही में हुए डेवलपमेंट्स में तो तानातानी एक वॉर की पॉसिबिलिटीज तक पहुंच गई। उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी कुछ ही दिन पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 38 फाइटर जेट्स ताइवान के हवाई क्षेत्र में पाए गए और तो और केवल अक्टूबर महीने में चाइना के 150 से भी ज्यादा विमान ताइवान की एयर डिफेंस जोन में देखे गए और ये अभी तक का सबसे बड़ा इंकर्शन था। इसके रिस्पॉन्स में ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन का टफ रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने चाइना को ये चेतावनी दी कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ताइवानीज डिफेंस मिनिस्टर च्यू चेंग का कहना था कि 2025 तक चाइना उन पर डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये दावा भी किया कि अगर चाइना की तरफ से कोई हमला हुआ तो ताइवान अपनी रक्षा पूरे दमखम के साथ करेगा। दोस्तों ये सब उस समय हो रहा था जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच एक इम्पॉर्टेंट वर्चुअल समिट चल रही थी। इस समिट के बाद चाइना और ताइवान के बीच की चिंगारी फिर से भड़क गई। असल में हुआ ये कि बाइडेन ने इस समिट में एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। चाइनीज स्टेट मीडिया के अनुसार बाइडेन ने कहा कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का कहना है कि इस मीटिंग में ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि यूएस ताइवान को एक इफेक्टिव डिटरेंस प्रोवाइड करने में विफल रहा। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सभी कमेंट्स केवल कैमरा तक ही सीमित थे। असल में इस मुद्दे को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स एक्सचेंज की गई, जहां बाइडेन ने कहा कि यूएस उन सभी एफर्ट्स को अपोज करता है जो ताइवान स्ट्रेट के अराउंड पीस और स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं। वहीं शी जिनपिंग ने बाइडेन को ताइवान को सपोर्ट ना करने की चेतावनी दी और कहा कि यूएस का ताइवान को सपोर्ट करना आग के साथ खेलने जैसा है। जी हाँ, यही शब्द थे एक चाइनीज प्रेसिडेंट के एक यूएस प्रेसिडेंट के लिए। खैर, इन सब के बीच ये ध्यान रखना जरूरी है कि ताइवान यूएस और चाइना के बीच वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव बोन ऑफ कंटेंशन है, जहां चाइना ताइवान को एक इंफीरियर प्रोविंस की तरह कंसीडर करता है और उसे मेनलैंड चाइना के साथ मिलाने के लिए हर पॉसिबल सोल्यूशन अप्लाई करने का दावा करता है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करने का कमिटमेंट करता है और किसी भी तरह के चाइनीज इन्वेजन के अगेंस्ट ताइवान को डिफेंड करने का प्रॉमिस भी करता है। खैर, ये तो बात हुई ताइवान और चाइना के बीच हुई रिसेंट डेवलपमेंट्स की, लेकिन इन डेवलपमेंट्स के चलते नियर फ्यूचर में ताइवान और चाइना के बीच एक पोटेंशियल वॉरफेयर होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है और वो ये कि अगर सच में चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो क्या ताइवान खुद को डिफेंड कर पाएगा? क्या ताइवान सच में चाइना के आगे टिक पाएगा? आज के इस वीडियो में हम ताइवान से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। वैसे तो अपने साइज और पॉपुलेशन के टर्म्स में ताइवान रिलेटिवली स्मॉल है। ताइवान की पॉपुलेशन कुल 23 मिलियन है, जो उसके पॉपुलस नेबर्स के कंपैरिजन में कंसिडरेबली लो है। अगर साइज की बात करें तो ताइवान 14,000 स्क्वायर माइल से भी कम के एरिया में फैला हुआ है और ये साइज यूएस के मैरीलैंड स्टेट के जितना है। लेकिन अपने इस मॉडेस्ट साइज के बावजूद भी ताइवान ग्लोबल इकोनॉमी पर कंसिडरेबल इम्पैक्ट डालता है। $600 बिलियन से भी ज्यादा की जीडीपी होने के चलते ताइवान दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि पाकिस्तान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 20वीं शताब्दी में हुए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इसने अपना फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मशीनरी जैसे मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स पर शिफ्ट किया है। उदाहरण के तौर पर ताइवानीज फर्म्स जैसे क्वांटा और फॉक्सकॉन आज दुनिया के लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसलिए ताइवान आज एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। और तो और उसके इसी इकोनॉमिक क्लाउड के चलते ताइवान को 4 एशियन टाइगर्स के साथ गिना जाता है।
इसके अलावा चाइना के साथ बढ़ती तानातानी की वजह से ताइवान ने अपना एक रोबस्ट मिलिट्री सिस्टम भी डेवलप किया है और आज ताइवान के पास लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल हैं। डिफेंस बजट के मामले में भी आज ताइवान $10 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। ये डेटा परसेंटेज टर्म्स में अमेरिका के बराबर ही है। जी हाँ, वही अमेरिका जो मिलिट्री स्पेंडिंग में दुनिया की टॉप मोस्ट पोजीशन पर आता है। इसके अलावा ताइवान की पॉपुलेशन का केवल 1.5% हिस्सा पॉवर्टी लाइंस के नीचे है, जिससे पता चलता है कि ताइवान में वर्ल्ड्स लोएस्ट पॉवर्टी रेट पाया जाता है। और तो और हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड्स और प्रेस फ्रीडम जैसे पैरामीटर्स पर भी ताइवान एक्सेप्शनली हाई रैंक सिक्योर करता है। इसी के चलते स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही हम ताइवान को आज भी एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अब चलिए आज की मेन क्वेश्चन, इज ताइवान रियली स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन अ वॉर विद चाइना के कोर प्रोस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 रिसर्च स्टडीज पर्टिकुलरली गौर करने वाली हैं, जिसमें पहले की गई है टफ्स यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट माइकल बेकले के द्वारा और दूसरी यान येस्टॉन की बुक द चाइनीज इन्वेजन थ्रेट, ताइवान्स डिफेंस एंड अमेरिकन स्ट्रेटजी इन एशिया। ये दोनों स्टडीज मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच एक पोटेंशियल वॉरफेयर के एक्चुअल सिनेरियो को एनालाइज करती हैं। दरअसल ये दोनों ही स्टडीज यहाँ पर इन्वॉल्व मेजर पावर्स के मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म्स परचेजेस और स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स, पीएलए के प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और ताइवानीज डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टडीज और सिमुलेशंस पर बेस्ड हैं, जो इस क्रॉस स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की एक ऐसी पिक्चर शो करती हैं जो चाइना के बड़े बड़े क्लेम से काफ़ी अलग हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोनों ऑन पेपर चाइना और ताइवान के बीच का मिलिट्री बैलेंस बीजिंग के फेवर में हैवली टिल्टेड है। सिप्री के मुताबिक चाइना ताइवान के कंपैरिजन में अपनी मिलिट्री पर 25 टाइम्स ज़्यादा खर्च करता है। और तो और चाइना के पास मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और स्काई हाई ट्रूप लेवल से लेकर न्यूक्लियर आर्सनल तक ऐसे सभी टूल्स मौजूद हैं जो उसको एक कन्वेंशनल एज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि इस एज की ताइवान पिछले 1 दशक से अपने डिफेंस को अपग्रेड और रिफॉर्म करने के लिए एक एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी अपना रहा है, जिसके तहत वो चाइनीज कैपेबिलिटीज को काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ताइवान के मिलिट्री पर्सनल्स पीएलए ट्रूप्स के कंपैरिजन में बेटर ट्रेंड, बेटर मोटिवेटेड और मेनलैंड से आने वाले हर वॉरफेयर के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि ताइवानी सोल्जर्स को अमेरिका के हाईली एक्सपीरियंस्ड कॉम्बैट वेटरन इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन चाइनीज आर्मी ने 1979 में हुए शॉर्ट लिव्ड बॉर्डर वॉर में वियतनाम के द्वारा मिली हार के बाद किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया है। और दूसरा ये कि सालों से चाइनीज आर्मी में मैसिव करप्शन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स को पुअर एंड अनरियलिस्टिक ट्रेनिंग, लो मोरल, पुअरली ट्रेन्ड ऑफिसर्स और लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन मॉडर्न डे कॉम्बैट जैसे कई लूप होल्स हॉन्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इन्वेजन चाइना के लिए एक इजी विक्ट्री तो नहीं ही होगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स में दिए गए एविडेंस बताते हैं कि चाइना की तरफ से कोई भी इन्वेजन अप्रैल या फिर अक्टूबर के मंथ में ही होगा। ताइवानी स्ट्रेट के क्रिटिकल वेदर कंडीशन की वजह से पीएलए की ट्रांसपोर्ट फ्लीट इन्हीं 2 मंथ्स की 4 वीक विंडो के अंदर अटैक कर पाएंगी और इस इन्वेजन का स्केल इतना बड़ा होगा कि अगर चाइना इसको एक सरप्राइज अटैक की तरह लॉन्च करना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है। और तो और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस अमेरिका और जापान जैसे पावरफुल एलाइज की इंटेलिजेंस और मिलिट्री प्रेजेंस होने की वजह से ताइवान को इस पोटेंशियल वॉर के शुरू होने के 30 to 60 डेज पहले ही सिग्नल्स मिल जाएंगे। इसी वजह से ताइवान के पास प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम होगा। इस दौरान ताइवान अपने कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को माउंटेन टनल्स में तैनात कर सकता है, अपनी फ्लीट को वल्नरेबल पोर्ट्स पर डिप्लॉय कर सकता है, इस स्टेट में मौजूद अपनी सी माइंस एक्टिवेट कर सकता है, अपनी आर्मी को पूरी कंट्री में फैला सकता है, अपनी इकोनॉमी को वॉर फुटिंग पर डाल सकता है
और तो और ऐसे किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका और ईस्ट एशियन डेमोक्रेसीज का सपोर्ट ताइवान के लिए सोने पर सुहागा होगा। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अपने स्ट्रेटजिक अलाइज की मदद से ताइवान इस वॉर के शुरू होने से लगभग 1 से 2 महीने पहले ही न सिर्फ अलर्ट होगा बल्कि पीएलए को मात देने के लिए इस टाइम पीरियड में पूरी तैयारी से तैयार भी होगा। और जाहिर है कि ये चीज़ उसको इस वॉर में एक स्ट्रेटजिक एज प्रोवाइड करेगी। ये रिपोर्ट आगे ये भी दावा करती है कि अगर चाइना ताइवान स्ट्रेट में मौजूद सबमरीन रिलीज ताइवानीज टोरपेडोज F-16 की एयरबोर्न हार्पून और माइनफील्ड्स के जंजाल से बचकर ताइवान तक पहुंच भी जाता है तो भी ताइवान को ओवरटेक करना पीएलए के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि ताइवान के वेस्टर्न कोस्ट पर कुल 13 ऐसी बीचेस हैं जहां पीएलए लैंड कर सकती है और ये सभी बीचेस इस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत लंबे समय से प्रिपेयर की जा रही हैं। इन बीचेस पर लॉन्ग अंडरग्राउंड टनल्स हार्डेंड सबटेरेनियन सप्लाई डिपोट्स के साथ मौजूद हैं और तो और हर एक बीच रेजर लीफ प्लांट से कवर्ड है। इसके अलावा बीच टाउन में केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में एनिमी सोल्जर के ऊपर यूज किए जा सकते हैं। और तो और उन्होंने अपने स्काई स्क्रैपर्स और रॉक आउटक्रॉप्स, टनल्स, ब्रिजेस और ओवरपासेस में स्टील कॉर्ड्स और ऐसे एमिनिशंस लगाए हुए हैं जो पीएलए के हेलीकॉप्टर्स को वहीं डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती हैं। तो जाहिर है कि अगर इन बीचेस पर अटैक होता है तो ये पीएलए के लिए एक भयानक बैटल ग्राउंड बनने के लिए एकदम तैयार है। इसके अलावा एक बार अगर ताइवान स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है तो ये रास्ता पीएलए के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इससे ये भी साफ है कि इन बीचेस को पार करके ताइवान की कैपिटल को कैप्चर करने का सफ़र पीएलए के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। तो ऐसे में चाइना के पास एक ही ऑप्शन है और वो है उनकी एयरफोर्स। लेकिन इसके लिए भी ताइवान ने काफ़ी तैयारी करके रखी हुई है। इसके लिए ताइवान के पास हज़ारों की तादाद में डिकॉय टारगेट्स और डमी इक्विपमेंट तैयार हैं। तो यहाँ पर चाइना की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो कितने प्रिसीजन के साथ इन डमी टारगेट्स को रियल आर्टिलरी पीसेस से डिस्टिंग्विश कर पाती है, जो अगेन इतना आसान नहीं है। यहाँ एक उदाहरण से समझें तो 1991 में हुए गल्फ वॉर में यूएस ने लगभग 88,500 टन्स ऑफ आर्टिलरीज ड्रॉप की, लेकिन ये सब मिलकर भी एक सिंगल इराकी रोड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। उसी तरह नेटो ने जब अपने 78 डे कैंपेन के दौरान सर्बियन एयर डिफेंसेस को टारगेट किया तब वहां वो सर्बिया के 22 मोबाइल मिसाइल बैटरीज में से कुल 2 को ही डिस्ट्रॉय कर पाए। तो यहाँ ये कहना मुश्किल है कि ऐसे सिनेरियो में चाइनीज एयरफोर्स इनसे बेटर सक्सेस रेट अचीव कर पाएगी। तो दोस्तों आज के डिस्कशन से हमें एक बात समझ आती है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर को एक एक्सट्रीमली एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप ना होने के बावजूद भी काउंटर किया जा सकता है। और भले ही चाइना और उसकी आर्मी इस बात को पब्लिकली कन्फेस ना करे, लेकिन रिपोर्ट के एनालिसिस ये साफ करती हैं कि चाइना इस बात को जानता है कि ताइवान के साथ वॉर करना चाइना के लिए एक रिस्की गैम्बल है और ये उसके लिए इस सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक डिजास्टर प्रूव हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ताइवान इस वॉर में जीत ही जाएगा या फिर वो चाइना को रोक ही लेगा, लेकिन अगर चाइना इस वॉर में जीत भी गया तो भी उसके लिए ये बेहद कॉस्टली और रिस्की वॉर होगा। ऊपर से ताइवान के साइलेंट सपोर्टर्स जैसे यूएसए, जापान और साउथ कोरिया अगर ताइवान के साइड से किसी भी वक्त खड़े हो गए तब तो ये चाइना के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। चाइना शायद ये सब जानता है और इसीलिए वो शायद ही ताइवान पर एक फुल फ्लेज्ड अटैक लॉन्च करेगा। सच कुछ भी हो, लेकिन इस कहानी से हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि ताइवान स्ट्रेट के अक्रॉस चाइना का मिलिट्री बिल्डअप केवल और केवल एक प्रेशर टैक्टिक और बुलिंग स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू वो अपना पावर प्रोजेक्शन कर अमेरिका के सामने ताइवान को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।